जय हिंद प्यारे साथियों। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8th का एक्सरसाइज 11.1। पहला क्वेश्चन है हमारे पास इसमें दो प्रकार के खेत दिए हुए हैं। एक खेत वर्गाकार है, दूसरा आयताकार खेत है। इस वर्गाकार खेत की भुजा हमें 60 मीटर दे रखी है और इस आयताकार खेत की लंबाई हमें दे रखी है 80 मीटर। हमें ये कंडीशन दे रखी है कि दोनों खेतों का जो परिमाप है वह क्या है, समान है। और ये पूछा गया है कि किस खेत का क्षेत्रफल ज्यादा होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो वर्ग है इसकी चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। यानी ये सारी भुजाएं कितने की हो जाएगी, 60-60 की हो जाएगी। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि वर्गाकार खेत की भुजा वो हमें दे रखी है 60 मीटर और जो आयताकार खेत है, आयताकार खेत की लंबाई हमें दे रखी है वो कितनी है, 80 मीटर। अब देखो हमें पूछा क्या गया है कि दोनों में किस खेत का क्षेत्रफल ज्यादा है, यानी क्षेत्रफल के बारे में बात की है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर या भुजा गुना भुजा। तो हमारे पास इसकी भुजा दी गई है तो इससे हम क्या कर सकते हैं, सीधा वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन इस वर्ग में क्या है, इस आयत में हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, लंबाई और चौड़ाई की। आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमें सिर्फ क्या दी हुई है, लंबाई दी हुई है, क्या ज्ञात नहीं है, चौड़ाई ज्ञात नहीं है। लेकिन इन दोनों में एक क्या दे दिया, एक रिलेशन दे दिया कि इन दोनों खेतों का परिमाप क्या है, समान है। हमें आयत की चौड़ाई पता नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, चौड़ाई को x मान लेते हैं। माना चौड़ाई बराबर कितने मीटर हो गई, x मीटर। अब हमें जो कंडीशन दे रखी है उसका इस्तेमाल करते हैं। क्या कंडीशन है हमारे पास कि दोनों खेतों का जो परिमाप है वो क्या है, समान है। यानी इस वर्ग का परिमाप बराबर है किसके, आयत के परिमाप के। हमने पढ़ रखा है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है 4 गुना भुजा और आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा और आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है हमें, 60 मीटर, तो यहाँ पे 60 रख देंगे। 2 गुना लंबाई, ये है आयत की लंबाई। आयत की लंबाई हमें दे रखी है 80 प्लस चौड़ाई हमने क्या मानी है, x मीटर, तो यहाँ पे x आ जाएगा। इसको इधर लिख लेंगे, इसको इधर लिख लेंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो ये बात क्या करेंगे, इधर लिख लेंगे और ये इधर लिख लेंगे। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, या 2 गुना 80 प्लस x बराबर 4 गुना 60। अब सबसे पहले क्या करो, ये दो जो इनके गुणा में है ये इधर आके कहा जाएगा भाग में, तो इधर क्या रह जाएगा, 80 प्लस x बराबर 4 गुना 60 और बट्टे में 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। हमारे पास यहां से निकल जाता है 80 प्लस x बराबर 60 को 2 से गुना किया तो आ जाएगा 120। अब x की वैल्यू चाहिए तो x बराबर आ जाएगा 120, ये प्लस का इधर लाते ही माइनस में, 120 माइनस 80 यानी 40 मीटर। अतः हम कह सकते हैं कि आयत की चौड़ाई है वो कितनी आ गई हमारे पास, 40 मीटर आ गई। अब आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों आ चुकी है। अब क्षेत्रफल निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर या भुजा गुना भुजा, किसी भी सूत्र का किसी भी टाइप में आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो भुजा कितनी है, 60 गुना 60 यानी 3600, 3600 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब बात करते हैं आयत का क्षेत्रफल, क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। लंबाई है हमारे पास 80 मीटर और जो चौड़ाई आई है निकल के वो आई है 40 मीटर। 8 चौके 32 यानी 3200 मीटर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा इस आयताकार खेत का क्षेत्रफल।
तो आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको आप आसानी से हल कर सकते हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें एक वर्गाकार प्लॉट दिया गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसकी जो है लंबाई भी 25 मीटर है और चौड़ाई भी कितनी है, 25 मीटर। इसका मतलब ये कौन सी आकृति का एक वर्गाकार है। तो ये जो बाहर आप देख पा रहे हैं ये एक वर्गाकार प्लॉट है। इस प्लॉट के अंदर ये एक आयताकार घर दिया हुआ है जिसकी लंबाई है 20 मीटर और चौड़ाई है 15 मीटर। यानी घर की लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई है 15 मीटर। तो इस एक वर्गाकार प्लॉट के अंदर एक आयताकार घर बना हुआ है और बीच में ये जो जगह बचती है इस पर एक बगीचा विकसित करवाया गया है। तो आपको ये पूछा गया है कि 55 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बगीचा विकसित करने का हमें खर्चा बताना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें वो क्षेत्रफल निकालना है जिस पर हमें क्या करना है, बगीचा विकसित करवाना है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है। करना क्या होगा कि इस पूरे क्षेत्रफल में से, पूरे क्षेत्रफल यानी इस वर्गाकार प्लॉट में से अगर हम ये माइनस कर देते हैं, क्या आयताकार घर का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो ये जो बचा हुआ भाग है वह किसका हो जाता है, बगीचे का हो जाता है। तो आप क्या लिखोगे कि बगीचे का क्षेत्रफल आपको इसमें सब कुछ दिया हुआ है कि वर्गाकार जो प्लॉट है उसकी भुजा 25 मीटर है, आयताकार घर की लंबाई 20 मीटर और आयताकार घर की चौड़ाई कितनी है, 15 मीटर। तो बगीचा कैसे आ जाएगा, बगीचे का क्षेत्रफल क्या होगा कि वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल, वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल माइनस आयताकार घर का क्षेत्रफल। अब वर्गाकार प्लॉट का मतलब हो गया भुजा गुणा भुजा, यानी वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल हो गया भुजा गुणा भुजा हो जाएगा, या भुजा का स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस आयताकार जो घर है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। इस वर्गाकार प्लॉट है उसकी भुजा हमारे पास है 25, तो हम इसका कर देंगे 25 का स्क्वायर, माइनस घर की लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई है 15 मीटर। हम जानते हैं 25 का स्क्वायर होता है 625, माइनस इसको गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 300। तो हमारे पास जो बगीचा का क्षेत्रफल है वो आ जाता है 325 मीटर स्क्वायर। ये आ गया अपने पास बगीचे का क्षेत्रफल। यानी इतनी क्षेत्रफल में हमें क्या करना है, बगीचा विकसित करवाना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे मीटर स्क्वायर या फिर एक वर्ग मीटर दोनों एक ही चीजें होती हैं। तो हमें क्या दे रखा है कि 55 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, यानी प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब हो गया 1 मीटर स्क्वायर बगीचा विकसित करवाने का जो खर्चा कितना दे रखा हमें, 55 रुपए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर बगीचा विकसित कराने का खर्चा। प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर का। 1 मीटर स्क्वायर का हमें खर्चा दे रखा है 55 रुपए और हमारे पास टोटल क्षेत्रफल कितना मीटर स्क्वायर है, 325। तो क्या लिखेंगे, 325 मीटर स्क्वायर बगीचा विकसित कराने का खर्चा। तो क्या करना होगा कि 325 को हम गुणा कर देंगे, फिर से 55 से गुणा कर देंगे। तो जब 325 को हम 55 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 25 हासिल किए 5 में 10, सॉरी हासिल की जाएगी 2, 10 से 2 12, हासिल किए 5 से 15 1 16। जी ऐसा कैसा आ जाएगा, तो 5 7 8, यानी आ जाएगा हमारे पास 17,875 रुपए। यानी इससे घर के चारों ओर बगीचा विकसित करवाने का जो खर्चा है वो आ जाता है हमारे पास 17,875 रुपए। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, एक हमारे पास बगीचा दिया गया है। इस बगीचे की जो टोटल लंबाई है वो 20 मीटर है और इसकी चौड़ाई है 7 मीटर। ये बगीचा इस प्रकार से है कि इसके मध्य का भाग आयताकार है
और जो दोनों सिरे हैं वो अर्धवृत्ताकार है। हमें इस बगीचे का परिमाप ज्ञात करना है तथा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है, हमें 20 मीटर दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, ये दूरी निकालेंगे, इस आयताकार भाग की लंबाई निकालेंगे। ये है हमारे पास अर्धवृत्त, तो ये हो जाता है अर्धवृत्त का केंद्र और ये हो जाती है अर्धवृत्त की त्रिज्या। ये जो अर्धवृत्त है इसकी त्रिज्या हमारे पास कितनी आ जाती है, अर्धवृत्त की त्रिज्या। आप देख पा रहे हो ये लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 मीटर है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई 7 मीटर। कह सकते हैं कि अर्धवृत्त का व्यास 7 मीटर है, तो 7/2 कर देंगे तो आ जाएगा 3.5 मीटर, यानी इस अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी 3.5 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा 3.5 मीटर। तो इस हिसाब से ये डिस्टेंस यानी इसकी भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3.5 मीटर। अब हमें क्या करना है, आयताकार भाग की लंबाई निकालनी है। ये लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल है 20 मीटर, इतनी है 3.5 और ये है 3.5। अगर इस पूरी लेंथ में से 3.5 प्लस 3.5 इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ये लेकर यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं आयताकार भाग की लंबाई, टोटल लेंथ कितनी है 20 मीटर, इसमें से माइनस करना है। क्या माइनस करना है, ये 3.5 और ये 3.5 दोनों ऐड करके। 3.5 और 3.5 होता है 7, तो ये आ जाता है हमारे पास 13 मीटर। यानी ये जो आयताकार भाग की जो लंबाई है वो आ जाती है 13 मीटर। ये 13 मीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी 13 मीटर हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक। डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप का मतलब होता है चारों ओर की लंबाई। अगर इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये डिस्टेंस लेनी पड़ेगी और ये लेना पड़ेगा, फिर ये लेनी पड़ेगी, फिर ये। अब ये और ये दोनों तो लंबाई क्या हो गई सेम हो चुकी है 13 मीटर और 13 मीटर। अब बात करते हैं इसकी। अब देखो ये हमारे पास क्या है अर्धवृत्त की परिधि और ये भी क्या है अर्धवृत्त की परिधि। आप यहाँ से स्पष्ट रूप से देख पा रहे हो कि इन दोनों वृत्तों की त्रिज्या क्या है समान है। तो इन दोनों अर्धवृत्तों की त्रिज्या समान है, तो ये परिधि और ये परिधि यानी आधी परिधि इसकी है और आधी परिधि इसकी है। अर्धवृत्त की परिधि को आधी परिधि कहेंगे। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मिलकर क्या बना देगी आपके पास एक पूरे वृत्त की परिधि बना देगी। तो हम इसका क्या लिखेंगे, देखो बगीचे का परिमाप बराबर ये लंबाई 13 प्लस सामने वाली ये भी लेनी पड़ेगी 13 प्लस, देखो ये अर्धवृत्त की परिधि होती है पाई आर और ये भी अर्धवृत्त की परिधि है, तो आधे वृत्त की और आधे वृत्त की परिधि मिलकर क्या बना देगी पूरे वृत्त की परिधि बना देगी। इसका मतलब पूरे वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। 13 और 13 कितने आ गई 26 प्लस 2 गुना 22/7। आर का मान 3.5 ले सकते हो लेकिन यहाँ पे 7/2 लेंगे, कैलकुलेशन एकदम आसान हो जाएगी। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास ये आ जाता है 26 प्लस 22 48 सेंटीमीटर, सॉरी 48 मीटर आ जाएगा। ये आ चुका है हमारे पास संपूर्ण बगीचे का परिमाप। अब क्या करते हैं इस बगीचे का क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल में क्या करना पड़ेगा, ये आयत का क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, लेकिन दोनों अर्धवृत्त समान त्रिज्या वाले हैं। तो आप देख सकते हो कि ये एक अर्धवृत्त है और एक ये अर्धवृत्त है। अगर इनकी त्रिज्या समान है तो दोनों अर्धवृत्त मिलकर क्या बना देंगे एक वृत्त बना देंगे, यानी ये अर्धवृत्त और ये अर्धवृत्त दोनों मिलकर क्या बनाएंगे एक वृत्त का निर्माण करते हैं। तो हमारे पास बगीचे का क्षेत्रफल आ जाएगा मध्य वाला भाग कौन सा है आयताकार,
तो हम लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल प्लस एक वृत्त का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसकी लंबाई है 13 और चौड़ाई कितनी है 7, 13 गुणा 7 प्लस इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान होता है 22/7। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और आर का मान है 7/2 गुणा 7/2, 13×7 = 91 प्लस 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से कट जाएगा 11 बार, 11×7 = 77, 77 क्या आ गया 2, और जब 77 में 2 का भाग देते हैं तो आता है 38.5। अब जोड़ देंगे इसमें तो ये आ जाएगा 129.5 संपूर्ण बगीचे का हमारे पास ये आ गया है क्षेत्रफल। तो आप इसको अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड करके संपूर्ण आकृति का क्या कर सकते हो, क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। अब देखते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, फर्श का क्षेत्रफल दिया हुआ है और इस फर्श पर हमें समांतर चतुर्भुज आकार की टाइलें लगानी है जिसकी ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर और आधार दे रखा है 24 मीटर। एक बात यहाँ पे गौर करने वाली है कि जो समांतर चतुर्भुज की माप है वो है सेंटीमीटर में, क्योंकि टाइलें होती है छोटी। अब फर्श का क्षेत्रफल है वो हमें दे रखा है वर्ग मीटर में। आसान सा सवाल है लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट क्या कर देते हैं, इसमें भी गलती कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो इन दोनों को एक प्रकार की इकाई में यानी एक इकाई में नहीं बदलते हैं। सबसे बड़ी गलती ये होती है। इसका हमें क्या करना है कि इस फर्श को ढकने के लिए कितने टाइलों की आवश्यकता होगी। सबसे शानदार सा आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा कि ये जो फर्श हमें क्षेत्रफल दे रखा है वर्ग मीटर में, आप इसको बदलो किसमें, वर्ग सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारे पास जो ये समांतर चतुर्भुज आकार की टाइल है इसकी माप दे रखी है सेंटीमीटर में। इसको बदलेंगे तो पॉइंटों में आ जाएगा, इसलिए आप पॉइंट से बचने के लिए क्या करो, 1080 को 100 गुणा 100 कर देंगे। देखो मीटर वर्ग मीटर का मतलब क्या होता है कि मीटर गुणा मीटर ये होता है। तो इस मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा किया और इसको भी सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। हम जानते हैं कि मीटर को कभी सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 से गुणा किया जाता है। ये वर्ग मीटर है या मीटर स्क्वायर भी इसको कह सकते हैं, इसलिए हमने क्या किया, इसको 2 बार 100 से गुणा कर दिया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एकदम आसान सा क्वेश्चन बन गया है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइलों की संख्या बराबर जिस फर्श पे आपको टाइल लगानी है उसका क्षेत्रफल, तो ऊपर लिख देंगे फर्श का क्षेत्रफल और अपॉन में आ जाएगा एक टाइल का क्षेत्रफल। ये फिक्स क्वेश्चन है, कभी भी ऐसा सवाल आता है तो हमेशा ध्यान रखना ऊपर जहाँ पे हमें टाइलें लगानी है उसका क्षेत्रफल और नीचे एक टाइल का क्षेत्रफल आता है। अक्सर ये बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है। फर्श का क्षेत्रफल हमने किसमें बदल लिया, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो वो यहाँ पे लिख देंगे 1080 गुणा 100 गुणा 100। अब जो हमारे पास एक टाइल है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमें टाइल का आकार कौन सा दे रखा है, समांतर चतुर्भुज आकार का है टाइल हमारे पास। तो इसमें हमारे पास एक टाइल का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वही एक टाइल का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मैंने आपको पूरे वीडियो में एक पूरे वीडियो बनाया है जिसमें सारी आकृतियों का क्षेत्रफल जो है सारे मैंने डिटेल से आपको समझाया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, उसमें देख के कर सकते हो, लेकिन अगर ये चैप्टर आपको करना है तो सारे के सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो क्या कर देंगे 10 गुणा क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। इस 10 को 10 से क्या कर दो, कैंसिल कर दो। ये दोनों 12 के पार्ट काट दो, अगर ज्यादा बड़ा पड़ा तो उससे काट सकते हो। 12 दूनी 24, 12 9 108, 2 एकम 2 और ये कितने बार कट गया 50 बार। देखो 1 2 3 0, तो हमने क्या कर दिया 3 0 लगा दिया। फिर बचा 9 और 5, इसको गुणा कर देते हैं 45,000, यानी हमारे पास टाइलों की कितनी आवश्यकता होगी, 45,000 टाइलों की आवश्यकता होगी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ध्यान में ये रखना है कि
कि दोनों को एक ही प्रकार की इकाई में हमें बदलना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन में हमें 3 आकृतियां दी हुई है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो। एक चिमटी खाने का टुकड़ा लेके इन तीनों आकृतियों के चक्कर लगाती है। तो हमसे ये पूछा गया है कि उसे किस आकृति के चक्कर लगाने में सबसे ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। अब देखो, चक्कर लगाने का मतलब है चारों ओर की दूरी हमें निकालनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि इन तीनों आकृतियों का हमें परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहली आकृति से। आप जानते हो ये कौन सी आकृति है? ये एक अर्धवृत्त है, यानी आधा वृत्त है, जिसका हमें व्यास दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। तो इस अर्धवृत्त का व्यास, किसका व्यास है ये? अर्धवृत्त का व्यास, जो हमारे पास है 2.8 सेंटीमीटर। तो इससे हमारे पास त्रिज्या क्या आ जाएगी? त्रिज्या होती है व्यास की आधी, तो इसमें अगर हम 2 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। अब इसमें हमें ध्यान ये देना है कि चारों ओर की दूरी अगर ज्ञात करनी तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक तो हमारे पास ये निकालना पड़ेगा, ये होती है अर्धवृत्त की परिधि। पूरे वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो अर्धवृत्त की परिधि करने के लिए इसको 2 से भाग कर दो, ये कट जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास अर्धवृत्त की परिधि आती है πr। तो एक तो हमें ये दूरी लेनी है। एक बात हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि अर्धवृत्त की परिधि और परिमाप में बहुत ज्यादा अंतर होता है। अर्धवृत्त की परिधि में सिर्फ ये बात करते हैं हम परिधि की, और परिमाप निकालना है तो साथ में ये चीज हमें, यानी इसका व्यास भी हमें क्या करना पड़ेगा, इस परिधि में ऐड करना पड़ेगा। तब हमारे पास क्या आएगा? इस अर्धवृत्त का परिमाप आएगा। यानी इस चित्र में हमें क्या करना है? अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करना है। तो अर्धवृत्त का परिमाप, क्या सूत्र बनेगा? ये हो गई अर्धवृत्त की परिधि, जिसका सूत्र होता है πr प्लस ये होता है व्यास, जो हमें कितना दे रखा है? 2.8। देखो, ये होता है व्यास, जो होता है त्रिज्या का 2 गुना। तो अगर हम सूत्र की बात करें तो हमारे पास अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र होता है πr प्लस 2r। पाई की वैल्यू होती है 22/7। r का मान हमें दे रखा है 1.4 प्लस 2r। 2r का मतलब व्यास, जो हमें इधर दिया गया है 2.8 का। अब इसको क्या कर देंगे? कट जाएगा से 0.2। 22 को जब 0.2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.4 और प्लस में 2.8। दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 8 और 4 12 और 4 2 1 6 के 7, यानी 7.2 सेंटीमीटर इस आकृति के चार ओर चलने में चिमटे को दूरी तय करनी पड़ेगी। अब देखते हैं आकृति बी में। इसमें हमारे पास देखो, ये तो 2.8 सेंटीमीटर हमें दे रखी है, यानी इस अर्धवृत्त का हमारे पास व्यास दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। तो ऊपर वाली भी कितनी हो जाएगी? 2.8 सेंटीमीटर। ये 1.5 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी हो जाएगी? 1.5 सेंटीमीटर। तो इस आकृति का भी हमें क्या निकालना पड़ेगा? परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा। अगर इधर से स्टार्ट करते हैं तो ये भुजा प्लस ये भुजा प्लस ये भुजा, और फिर ये निकालना है। ये होता है हमारे पास अर्धवृत्त की परिधि। यहाँ पे परिमाप नहीं पूछा गया है, सिर्फ क्या है? अर्धवृत्त की परिधि है। ये लाइन तो आपको दर्शाएगी है कि ये डिस्टेंस है वो अपनी कितनी है? 2.8 सेंटीमीटर। तो इसमें सिर्फ हम क्या ऐड करेंगे? ये अर्धवृत्त की परिधि ऐड करेंगे, ना कि उसका पूरा परिमाप। तो हमारे पास जो आकृति का परिमाप है वो आ जाएगा, सबसे पहले ये ले लेते हैं 1.5 प्लस ये भी 1.5 है प्लस ये 2.8 है प्लस ये दोनों भुजाएं और तीनों भुजाएं तो आ चुकी है। अब ये ज्ञात करना है। ये होता है अर्धवृत्त की परिधि, जिसका सूत्र होता है πr। पूरे वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr और अर्धवृत्त का होता है सिर्फ 2πr। 1.5 और 1.5 होता है 3 और 2.8 हो जाएगा 5.8 प्लस पाई का मान होता है 22/7 गुणा r। देखो ये व्यास दे रखा है,
तो इसकी त्रिज्या भी कितनी आ जाएगी, 2.8 का आधा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। 7 एकम 7 और ये कट जाएगा 0.2 5.8 प्लस 22 को 0.2 से गुणा करेंगे तो आएगा 4.4, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 10.2 सेंटीमीटर। यानी इस आकृति के चार ओर चलने में जो है चिमटी को 10.2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी। अगली आकृति सी की तरफ चलते हैं। इसमें देखो ये दोनों भुजाएं दे रखी है, कितने सेंटीमीटर की, 2-2 सेंटीमीटर की हमें दे रखी है। और ये भी क्या हो गई है कि अर्धवृत्त की परिधि हो गई, जिसका व्यास कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक है 2.8 सेंटीमीटर। तो इसमें आकृति सी का परिमाप हम कैसे निकालेंगे, आकृति का परिमाप बराबर, देखो इसमें ये दोनों भुजाएं जोड़ देंगे तो 2 + 2 प्लस ये भी जोड़ना है, ये क्या हो गया, अर्धवृत्त की परिधि, जिसका सूत्र होता है पाई आर। 2 और 2 कितने हो गए, 4। पाई का मान होता है 22/7। अब देखो त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें दे रखी है 2.8 सेंटीमीटर, यानी ये दूरी व्यास हो गई अर्धवृत्त की। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 2.8 में 2 का भाग दे देंगे तो 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 1.4 सेंटीमीटर। अब ये दोनों 7 के पारे से कट जाएंगे, 7 एकम 7 और ये 0.2 बार चला जाएगा। 4 प्लस 22 को 0.2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.4। 4 और 4 कितने हो गए, 8। 8.4 सेंटीमीटर। पहली आकृति के चारों ओर दूरी तय करने में 7.2 सेंटीमीटर, दूसरी आकृति के 10.2 सेंटीमीटर और तीसरी आकृति के 8.4 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि आकृति बी के चारों तरफ ज्यादा चलना पड़ेगा, यानी जिसका सबसे ज्यादा परिमाप आया है उसी के चारों ओर उसको सबसे ज्यादा दूरी चलनी पड़ेगी।